हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 7 में सरस्वती व्याकरण निधि से जो हमारा पहला पाठ है भाषा और व्याकरण, उसका हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था भाषा और व्याकरण में से भाषा किसे कहते हैं, वो हमने पढ़ा था। भाषा यानी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचार ग्रहण करता है। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा देखने के बाद बच्चों, हमने भाषा से संबंधित कुछ उदाहरण देखे थे जो भाषा के रूप से रिलेटेड थे। तो सबसे पहले भाषा के रूप कितने होते हैं? तो भाषा के दो रूप होते हैं। एक है मौखिक अथवा कथित भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा यानी बोलने और सुनने को भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है, यानी बोलने और सुनने को भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। उसके बाद है लिखित भाषा। लिखित भाषा यानी भाषा वह रूप है जिसमें लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान हो, उसे लिखित भाषा कहलाती है। यानी कि भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान हो, वह लिखित भाषा कहलाती है। तो बच्चों, लिखित भाषा के बाद हमने एक और पढ़ा था, जो था, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कभी कभी कक्षा में आपने देखा होगा कि अध्यापिका मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत करती है, या फिर घर पर माँ आंखें दिखाकर शैतानी न करने का संकेत देती है। तो बच्चों, इन संकेतों को भली भांति हम समझते हैं और अध्यापिका तथा माँ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। इस प्रकार कभी कभी संकेतों द्वारा भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, परंतु संकेतों द्वारा हर भाव या विचार को प्रकट नहीं किया जा सकता। इसलिए संकेत द्वारा भाव या विचार को व्यक्त करने की विधि को महत्व नहीं दिया जाता। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पर एक बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है, यानी ऐसे बहुत से लोग देखने को मिलते हैं जो अनेक भाषाएं बोल व समझ सकते हैं, परंतु वे साक्षर नहीं होते। अतः यह कहना गलत होगा कि जो पढ़ लिख नहीं सकता वह भाषा को बोलना नहीं जानता। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम मातृभाषा पढ़ेंगे। बच्चों, मातृभाषा यानी क्या? यानी कि यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है कि सुमित नाम का एक लड़का होता है, उसके 4 मित्र होते हैं और वो अपने चारों पांचों मित्र के घर वो जा चुका होता है। तो उसमें एक गुरबख्श सिंह के घर पंजाबी भाषा का प्रयोग होता है। ऐसे ही उसका जो दूसरा मित्र है अनुराग बासु, तो अनुराग बासु के घर बंगला भाषा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा उसका मित्र है पद्मा, तो पद्मा के घर तमिल भाषा का, तथा मनन मेहता के घर गुजराती भाषा का प्रयोग होता है। ये जो मित्र है वो भारतीय है, तथापि उनके घर में सबकी जो बोलचाल की भाषा होती है वो कैसी है? अलग अलग है। तो कहने का मतलब इतना ही है कि बच्चा जिस परिवार में पलता है या बड़ा होता है, उस परिवार के लोगों द्वारा
जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा को वह सबसे पहले सीखता है। सुमित के मित्रों का अपने घर में अलग अलग भाषा बोलने का भी यही कारण है, क्योंकि बच्चा जिस परिवार में बड़ा होता है, पलता है, उसी भाषा को वो सीखता है। तो इसलिए सुमित के मित्रों का अपने अपने घर में अलग अलग भाषा बोलने का भी यही कारण है। और यही भाषा जो है वो क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। तो बच्चों, मातृभाषा यानी क्या कि बच्चा जिस परिवार में पलता या बड़ा होता है, उस परिवार में जो भाषा उन परिवार के लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है, उस भाषा को वो सबसे पहले सीखता है। तो वही हमारी क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। तो बच्चों, इस आधार पर जो मातृभाषा की परिभाषा जो कुछ इस तरह है, वह भाषा जो माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर में प्रयोग की जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। वह भाषा जो माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर में प्रयोग की जाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। जिस तरह प्रत्येक देश की अपनी अलग भाषा है, उसी प्रकार भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है। जिस तरह प्रत्येक देश की अपनी अलग भाषा है, उसी प्रकार भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा है। तो बच्चों, ये हुआ था हमारा मातृभाषा। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा होने पर भी हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी भाषी लोग रहते हैं। इन प्रदेशों के अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। भारत के अत्यधिक क्षेत्रों में बोली जाने के कारण हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। हिंदी भाषी लोगों की संख्या देखते हुए विश्व में हिंदी का स्थान 5वां है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने हिंदी के महत्व के बारे में जाना। जैसे प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा होने पर भी हिंदी हमारे देश की क्या है? प्रमुख भाषा है। जैसे यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं कि दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी भाषी लोग रहते हैं। और इन प्रदेशों के अतिरिक्त भारत के जो भी अन्य राज्यों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। और भारत के अत्यधिक क्षेत्रों में बोली जाने के कारण हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ है। हिंदी को क्या स्थान प्राप्त हुआ है? राजभाषा का स्थान प्राप्त हुआ है।
भारत की भाषाओं में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग किसी न किसी रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में किया जाता है। इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषी लोगों की संख्या को देखते हुए विश्व में हिंदी का स्थान 5वां है। अब है बच्चों भाषा और बोली। सामान्य रूप से जब भाषा की बात की जाती है तो लोग बोली और भाषा में अंतर करने में असमर्थ होते हैं। वे इन दोनों को एक ही समझते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाषा और बोली दोनों के माध्यम से भाषा और बोली यानी कि सामान्य रूप से जब भाषा की बात की जाती है तो लोग क्या करते हैं, बोली और भाषा में अंतर करने में असमर्थ होते हैं। वे इन दोनों को क्या समझते हैं, एक ही समझते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि भाषा और बोली दोनों के माध्यम से ही विचार विनिमय किया जाता है, परंतु दोनों में अंतर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाषा और बोली इन दोनों के माध्यम से हम अपना विचार विनिमय हमें विचार विनिमय किया जाता है, परंतु भाषा और बोली में अंतर है। वास्तव में जो भाषा है, भाषा बोली का ही विकसित रूप है। भाषा बोली का ही विकसित रूप है। दूसरे शब्दों में भाषा का अल्पविकसित रूप है। भाषा का अल्प विकसित रूप है। बोली को भाषा का क्षेत्रीय रूप कहा जाता है। बोली को भाषा का क्षेत्रीय रूप कहा जा सकता है। यानी एक ही भाषा के क्षेत्र में अनेक बोलियों का प्रचलन हो सकता है। एक ही भाषा के क्षेत्र में यानी कि एक क्षेत्र हो, उसमें क्या होती है, बोलियां अलग अलग होती हैं, तो उसमें अनेक बोलियां बोली जाती है। यानी क्षेत्र एक होता है लेकिन बोलियां क्या होती है, उनकी अलग अलग होती है। बोली में प्रायः साहित्य रचना नहीं होती है। कभी कभी हमारी बोलियों में भी थोड़ा बहुत साहित्य उपलब्ध होता है, परंतु यह साहित्य लोकगीतों आदि के रूप में ही मिलता है। जैसे हमारा स्टैंडर्ड 6 के अंदर जो लोकगीत लेसन था, उसके अंदर लोकगीत हमने उसमें पढ़ा था कि उसमें दिया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बोली का केवल मौखिक रूप ही होता है। बोली का केवल कौन सा रूप होता है, मौखिक रूप होता है। गोस्वामी तुलसीदास तथा महाकवि सूरदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में साहित्य रचना कर इन्हें परमार्जित रूप प्रदान कर भाषा की श्रेणी में लाकर खड़ा किया, परंतु इन भाषाओं में साहित्य रचना बहुत कम हुई और इनका प्रयोग भी सीमित क्षेत्रों में ही रहा। अतः ये दोनों पुनः बोलियां बन गई। गोस्वामी तुलसीदास तथा महाकवि सूरदास ने क्या किया था, अवधी तथा ब्रज भाषा में साहित्य रचना कर इन्हें परिमार्जित रूप प्रदान कर भाषा की श्रेणी में लाकर खड़ा किया। किसको, बोली को। परंतु इन भाषाओं में साहित्य रचना बहुत कम हुई है और इनका प्रयोग भी सीमित क्षेत्रों तक ही रहा है। अतः ये दोनों पुनः बोलियां बन गई। बोली की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जा सकती है। तो बच्चों यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो भाषा और बोली ये दोनों का अंतर यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि भाषा में क्या क्या चीज़ें होती है और बोलियाँ में क्या होता है और क्या नहीं होता है, यानी कि दोनों के अंतर को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। जैसे यहाँ पर ये कहा गया है
कि वास्तव में भाषा बोली का ही विकसित रूप है, यानी बोली को भाषा का क्षेत्रीय रूप कहा जा सकता है। एक ही भाषा के क्षेत्र में अनेक बोलियों का प्रचलन हो सकता है, यानी कि एक ही भाषा, यानी कि मान लो कि वहाँ पर भाषा का क्षेत्र एक ही है, लेकिन उसी भाषा के क्षेत्र में जो बोलियाँ होती है वो बोलियाँ क्या होती है, अलग अलग लोगों द्वारा वो बोलियाँ बोली जाती है, यानी कि वहाँ पर उस क्षेत्र में अलग अलग बोलियाँ बोलने का प्रचलन भी होता है। कहने का सिर्फ यहाँ पर अर्थ इतना ही है। अब हम जो बोली है उस बोली की परिभाषा को हम देख लेते हैं। बोली भाषा का अल्पविकसित रूप है। इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है, यानी बोली क्या है, भाषा का अल्प विकसित रूप है, अल्प विकसित रूप है, और इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। उसके बाद है बच्चों मानक भाषा। बच्चों हमें कई बार एक ही वर्ण या शब्दों को दो रूपों में लिखा हुआ देखते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द आपको दिया गया है, अलग अलग रूपों में हम उसे लिखा हुआ देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो पाई और पाई, यहाँ पे इस शब्द में आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर पाई और पाई है, यहाँ पर ई लगाया गया है, यहाँ पर ही लगा, यानी य के साथ में बड़ी की मात्रा है। ऐसे ही गए और गए, यानी कि गए में य के ऊपर ए की मात्रा दी गई है और यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे में हमारे मन में एक भ्रम उत्पन्न होता है कि कहीं वे दोनों दो भिन्न वर्ण तो नहीं, यानी हमें लगता है कि कहीं ये अलग अलग तो नहीं है। तो बच्चों वास्तव में समय के परिवर्तन के साथ वैज्ञानिक उन्नति हुई और भाषा लिखने के नए नए रूप हमारे सामने आते हैं। ऐसे में भाषा के लिखने का एक रूप निश्चित कर लिया जाता है और इसी निश्चित रूप को मानक भाषा कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने कई बार क्यों ऐसा, यानी कि हर बार भाषा के लिखने के नए नए रूप हमारे सामने आते हैं। जैसे पाई और पाई, यानी कि पहले ई वाला था, फिर य वाला हुआ, फिर गए और गए। तो हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों अलग अलग वर्ण तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, समय के परिवर्तन के साथ भाषा की जो वर्तनी होती है वो अलग अलग रूप में हमारे सामने आती है और उसमें होता क्या है, लिखने का एक रूप निश्चित कर लिया जाता है और इसी जो निश्चित रूप को हम क्या कहते हैं, इसी निश्चित रूप को हम मानक भाषा कहते हैं। तो इस आधार पर जो मानक भाषा में एकरूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि भाषा में एकरूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। जैसे हमने देखा कि मानक भाषा यानी क्या, यानी वास्तव में समय के परिवर्तन के साथ वैज्ञानिक उन्नति हुई और भाषा लिखने के नए नए रूप हमारे सामने आए। जैसे हमने देखा कि पाई और पाई और गए। ऐसे में भाषा के लिखने का एक रूप निश्चित कर लिया जाता है और इसी निश्चित रूप को मानक भाषा कहा जाता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा में एकरूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। तो नीचे हमारी इस टेक्स्ट बुक के अंदर शुद्ध शब्दों तथा वर्णों का मानक रूप
दिया गया है। तो आइए हम उसे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हिंदी भाषा, हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी यानी केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार यहाँ पर दिया गया, हम उसे एक एक करके रीड कर लेते हैं। मानक हिंदी वर्तनी संबंधी मुख्य बिंदु, जैसे री का प्रयोग हिंदी में न होने के कारण इन्हें हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। उसी के अनुसार यहाँ पर संयुक्त वर्ण पाई हटाकर गुंडी को आधा कर तथा हलंत लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे बच्चा, पक्का और चिन्ह। विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाएंगे। जैसे विभक्ति चिन्ह संज्ञा शब्दों से पृथक तथा सर्वनाम शब्दों में मिलाकर लिखे जाएंगे। कैसे? जैसे संज्ञा राम को, तो राम को जगह पर हम सर्वनाम क्या लिखेंगे उसका? उसको। संयुक्त क्रियाएं पृथक लिखी जाएगी, जैसे पढ़ चुका है। अव्यय पृथक लिखे जाएंगे, जैसे उनके साथ, यहाँ तक। श्री जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे, जैसे हम लिखते हैं ना श्री वर्मा, वर्मा जी, तो वहाँ पर श्री वर्मा साथ में नहीं आएगा, श्री और वर्मा हमें अलग अलग लिखना है। ऐसे ही वर्मा जी, तो वर्मा के साथ में जी भी कैसे आएगा? अलग अलग लिखा जाएगा। उसके बाद है बच्चों क्रिया विशेषण अव्यय आदि में य व की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाएगा, जैसे कि नई तो नहीं, हुआ तो वा नहीं, लेकिन क्या लगाना है हमें? हुआ। ऐसे ही किए, आए, नहीं, हुआ आदि मानक रूप है। जहाँ यह शब्द का मूल तत्व हो वहाँ वह यह ही रहेगा, जैसे स्थायी, अव्ययभाव, दायित्व आदि में य के स्थान पर ई नहीं लगाया जाएगा। यहाँ पर आपको पहले ऊपर दिया गया है बच्चों कि हमें हुआ, तो व की जगह पर हुआ मानक रूप वहाँ पर है। ऐसे ही किए तो आए, नहीं की जगह पर नहीं, लेकिन कुछ शब्द है जहाँ पर उसका यही रहेगा, जैसे कि स्थायी, अव्ययभाव, दायित्व आदि में य के स्थान पर ई नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार आएगा, और अनुस्वार व अनुनासिक दोनों चिन्ह प्रयोग में आएंगे। शिरोलेखा के ऊपर मात्रा व चंद्रबिंदु दोनों के लिए स्थान अभाव हो जाता है, अतएव चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु यानी अनुस्वार लगाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है में, ठीक है, तो में यहाँ पर देखो अनुनासिक लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या लगाना है? अनुस्वार। अन्यत्र चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन जहाँ पे जो शब्द है वहाँ पर हमें चंद्रबिंदु ही लगाना है। यानी कि आगे है क ख ग ज फ में से कुछ ध्वनियाँ हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई है, केवल ज और फ अभी भी प्रयोग में है। यानी कि ये जो अक्षर है, ये जो वर्ण है वो अभी भी प्रयोग में आते हैं। अरबी, फारसी या अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मानक है। कुछ शब्द दोनों रूपों में मानक है, जैसे सर्दी, यानी कि ये सर्दी ऐसे लिखोगे तो भी वो मानक है, और सर्दी ऐसे ही गर्दन और गर्दन आदि। शब्द के अंत का हलन हिंदी में लुप्त हो चुका है, जैसे सन, विद्वान आदि। तत्सम शब्दों में तीन व्यंजनों के संयोग की स्थिति में एक द्वित्वमूलक व्यंजन लुप्त हो गया है, उसे न लिखने की छूट है। जैसे अर्ध, तो द न लिखकर हम अर्ध लिख सकते हैं, और तत्व के अंदर दो आधा त दिया है तो हम इस तरीके से तत्व लिख सकते हैं। तत्सम शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। तत्सम
शब्दों के तद्भव हो जाने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे दुख जिसमें विसर्ग दिया गया है 2 डॉट, तो वो न लिखकर हम ऐसे भी दुख लिख सकते हैं। उसके बाद है पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे दौड़कर, पढ़कर आदि। तो बच्चों हमने ये हिंदी के मानक वर्ण और वर्तनी देखी। तो बच्चों इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? जैसे हमने शुरुआत की थी मातृभाषा से, यानी कि आज के इस वीडियो में हमने मातृभाषा पढ़ा था कि मातृभाषा यानी क्या? वह भाषा जो माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर में प्रयोग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। उसके बाद हमने हिंदी का महत्व पढ़ा। हिंदी के महत्व के अंदर हमने क्या देखा कि प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा होने पर भी हिंदी हमारे देश की क्या कौन सी भाषा है? प्रमुख भाषा है। जैसे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी भाषी लोग रहते हैं। इन प्रदेशों के अतिरिक्त भारत के अन्य राज्यों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। तो इसीलिए भारत के अत्यधिक क्षेत्रों में बोले जाने के कारण हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। हिंदी भाषी लोगों की संख्या देखते हुए विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। उसके बाद बच्चों हमने भाषा और बोली, भाषा और बोली हमने पढ़ा कि हमने ये देखा कि लोग बोली और भाषा में अंतर करने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी कि वो दोनों वे इन दोनों को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन दोनों के अंदर अंतर है। वैसे देखने जाओ तो बोली को वास्तव में भाषा बोली का ही विकसित रूप है, यानी कि बोली को भाषा का क्षेत्रीय रूप कहा जा सकता है। एक ही भाषा के क्षेत्र में अनेक बोलियों का प्रचलन हो सकता है, यानी कि यहाँ पे आपको समझ में आया, एक ही भाषा का जो क्षेत्र है उसमें अनेक बोलियों का प्रचलन हो सकता है। बोली में प्रायः साहित्य रचना नहीं होती है और कभी कभी हमारी बोलियों में भी थोड़ा बहुत साहित्य उपलब्ध होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बोली का केवल मौखिक रूप ही होता है। तो जो बोली की जो परिभाषा हम कुछ इस प्रकार दे सकते हैं कि बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है, इसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में होता है। उसके बाद बच्चों हमने मानक भाषा पढ़ा। मानक भाषा यानी ऐसे कुछ वर्ण होते हैं जो 2 रूपों में लिखा हुआ हम देखते हैं। तो कभी कभी हमारे मन में ये भ्रम उत्पन्न होता है कि कहीं वो 2 भिन्न वर्ण तो नहीं, लेकिन वास्तव में समय के परिवर्तन के साथ वैज्ञानिक उन्नति हुई और भाषा लिखने के नए नए रूप हमारे सामने आए। ऐसे में
भाषा के लिखने का एक रूप निश्चित कर लिया जाता है और इसी निश्चित रूप को हम क्या कहते हैं? मानक भाषा कहा जाता है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि भाषा में एकरूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी गई है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। तो बच्चों, आज हमने इतने सारे टॉपिक पढ़े, तो आज हम बच्चों यहाँ तक ही देखेंगे, यानी इस पाठ का जो आगे का हिस्सा है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, यानी कि इस पाठ का आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।